नमस्कार, हमारे इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ है शरद मुद्गल। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बजट सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में 27 राजनीतिक दलों के 37 नेताओं ने की शिरकत। सदन को सुचारू रूप से चलाने पर हुई चर्चा। सर्वदलीय बैठक में नहीं पहुंचे कांग्रेस के प्रतिनिधि। सरकार ने सदन चलाने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील। सत्र के दौरान रणनीति बनाने के लिए एनडीए की बैठक भी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है नमन। प्रातःकाल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित कई गणमान्यों ने राजघाट पर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। पीएम मोदी शाम को गांधी स्मृति में आयोजित प्रार्थना सभा में हुए शामिल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी रहे मौजूद। चंडीगढ़ में G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की बैठक जारी। उद्घाटन सत्र में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए विचार विमर्श को बताया जरूरी। भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों पर जोरदार जवाबी हमला किया है। भाजपा ने कहा, राहुल कश्मीर में झंडा फहरा पाए क्योंकि पार्टी के संस्थापक मुखर्जी ने अपने प्राण त्यागे और पीएम ने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन मुख्यमंत्री माणिक साहा ने आज बारडोवली विधानसभा सीट से भरा पर्चा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी रहे मौजूद। नामांकन से पहले रोड शो कर दिखाई अपनी ताकत। पाकिस्तान के पेशावर में आर्मी यूनिट के पास मस्जिद में धमाका। नमाज पढ़ने के दौरान हमलावर ने खुद को उड़ाया। 34 की मौत, 150 से ज्यादा लोग घायल। धमाके के बाद इलाके में आपात स्थिति लागू। और रंगारंग कार्यक्रम के साथ भोपाल में अब से कुछ देर बाद शुरू होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण। 8 शहरों में 13 दिन तक चलेगा खेलों का महाकुंभ। देश के 6000 से अधिक खिलाड़ी 27 खेलों में दिखाएंगे अपना दम। और अब विस्तार से समाचार। संसद का बजट सत्र मंगलवार से शुरू होगा। बजट सत्र से एक दिन पहले संसद भवन में सर्वदलीय बैठक में 27 राजनीतिक पार्टियों के 37 नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में सत्र को शांतिपूर्वक ढंग से चलाने को लेकर चर्चा हुई। साथ ही सभी ने उन मुद्दों के बारे में सरकार को अवगत कराया जिस पर वो चर्चा चाहते हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि संसद के बजट सत्र को इस बार 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग 31 जनवरी से शुरू होगा जो 13 फरवरी तक चलेगा। इसमें 31 तारीख को आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसके एक दिन बाद यानी 1 फरवरी को आम बजट पेश होगा। जोशी ने आगे बताया कि सत्र का दूसरा भाग 13 मार्च को शुरू होगा जो 6 अप्रैल तक जारी रहेगा। सत्र शुरू होने से पहले सरकार ने सभी दलों से सहयोग की अपील की है। गुरुवार से दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जवाब देंगे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बैठक में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेता बैठक से अनुपस्थित रहे। कांग्रेस पार्टी की ओर से पत्र आया था कि वे जम्मू कश्मीर में हैं, इसीलिए सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हो सके। प्रहलाद जोशी ने कहा कि मैं सदन को अच्छे से चलाने के लिए विपक्ष का सहयोग चाहता हूं। हम सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। संसद का बजट सत्र कल से शुरू होगा। कल सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। इसके बाद संसद के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। फिर अगले दिन 1 फरवरी को वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट
देश के सामने रखा जाएगा। हर बार की तरह इस बार भी बजट सत्र को 2 हिस्सों में बजट सत्र होगा। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा और दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र के दौरान 27 बैठक होंगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भाजपा ने तंज कसा है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस अगर भारत जोड़ो की बात करती है तो ये बड़ी विडंबना की बात है। उन्होंने कहा कि आज अगर राहुल गांधी कश्मीर में झंडा फहराने में सफल हो रहे हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे संयोजक ने अपने प्राण त्यागे और हमारे प्रधानमंत्री ने अगस्त 2019 में कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस की इस यात्रा में एक नहीं अनेक मौके पर नफरत और घृणा के बयान दिए गए। उन्होंने कहा कि इनकी एक ही नीति रही है, बांटे आंगन और गलियारे, बांटे मंदिर और गुरुद्वारे, गांव-गांव और खेत-खेत में तुमने जाति पाति की म्याद बांट दी और एक वोट के खातिर तुमने देश की बुनियाद बांट दी। सुधांशु त्रिवेदी ने सवालिया अंदाज में कहा कि नफरती जहर बुझे सामानों को लेकर कौन सी मोहब्बत का अभियान चला रहे थे राहुल गांधी। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और शांति का माहौल बना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बर्फ से खेलते और पिकनिक मनाता देखा, लेकिन वे प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना भूल गए जिन्होंने सत्ता में आने के बाद अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म किया। चंडीगढ़ में भारत की अध्यक्षता में G20 के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की बैठक जारी है। बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि विज्ञान और नवाचार से भारत का विकास तेजी से हो रहा है। उन्होंने कहा, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य थीम पर भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। साथ ही G20 के तहत भारत की विविधता को जानने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने संबोधन में कहा, वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए विचार विमर्श जरूरी है। उन्होंने कहा, हमारा राष्ट्र लोकतंत्र और बहुपक्षवाद के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि भारत को G20 की अध्यक्षता मिलना गर्व की बात है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने आज बारडोवली विधानसभा सीट से नामांकन किया। इस दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले माणिक साहा ने रोड शो कर ताकत भी दिखाई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य भी इस दौरान मौजूद रहे। सीएम माणिक साहा के सामने कांग्रेस ने आशीष कुमार साहा को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि त्रिपुरा में 16 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, जिसके लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख है। त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 55 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं भाजपा की सहयोगी पार्टी आईपीएफटी 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। टीएमसी के 22 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवार भी आज नामांकन दाखिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर गांधी स्मृति में आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शामिल हुए। इस दौरान भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्मृति में सम्मान स्वरूप मौन भी रखा गया। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि गांधी स्मृति में सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की।
कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 75वीं पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनके समाधि स्थल राजघाट पर श्रद्धांजलि दी गई। उनके समाधि स्थल पर सर्वधर्म प्रार्थना का भी आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी राजघाट पर राष्ट्रपिता को श्रद्धासुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू की समाधि पर पहुंचकर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। क्या आप एक सफल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? क्या आप भी दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं? मैं आपको समझाऊंगा बिजनेस की सबसे ज्यादा जरूरी स्ट्रैटेजीज। एक ऐसा टीवी शो जहां आप मिलते हैं उन स्टार्टअप फाउंडर से जिन्हें सम्मानित किया गया है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से। मिलिए मुझसे स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। देखिए स्टार्टअप चैंपियंस 2.0 केवल डीडी नेटवर्क पर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। 77वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कसाबा कुरुसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, भारत की अपनी पहली यात्रा पर कसाबा कुरुसी का स्वागत करते हुए हमें खुशी हो रही है। हमने वैश्विक जल संसाधनों के संरक्षण और अनुकूलन के महत्व पर चर्चा की। भारत में हो रहे G20 सम्मेलन के लिए उनके समर्थन का स्वागत किया। इससे पहले 77वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कसाबा कुरुसी ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक की। बैठक में वैश्विक चुनौतियों, संयुक्त राष्ट्र सुधार, यूक्रेन संघर्ष और G20 एजेंडे पर चर्चा हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष कसाबा कुरुसी 3 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। पिछले साल सितंबर में अध्यक्ष बनने के बाद उनकी ये किसी भी देश की पहली यात्रा है। नई दिल्ली में उन्होंने यूएन में एकजुटता, स्थिरता और विज्ञान के जरिए समाधान निकालने पर व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के समय भारत का नेतृत्व अहम रहा है और भारत यूएन के शांति मिशनों के लिए सबसे बड़ी संख्या में सैन्य बल मुहैया कराने वाले देशों में शामिल है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कसाबा कुरुसी ने एसडीजी यानी सतत विकास लक्ष्यों के प्रमुख कार्यक्रमों को भारत में राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर प्रमुखता और पारदर्शिता से लागू करने के लिए तारीफ की है। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं एसडीजी को पूरा करने के लिए स्थानीय और राष्ट्रीय स्तरों पर भारत के प्रमुख कार्यक्रमों की सराहना करता हूं। एसडीजी के कार्यान्वयन में तेजी लाने से दूरदराज के गांवों में फर्क पड़ रहा है और हमारी साझेदारी रंग ला रही है। इससे एसडीजी के नारे कोई भी पीछे ना रहे को जमीनी स्तर पर लागू करने में बड़ी सहायता मिली है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कसाबा कुरुसी ने भारत द्वारा 150 से अधिक देशों में कोरोना महामारी के दौरान वैक्सीन निर्यात नीति की भूरी शब्दों में प्रशंसा की है। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं भारत की उदार नीति के अंतर्गत 150 से अधिक देशों में वैक्सीन निर्यात की सराहना करता हूं। G20 की अध्यक्षता में भारत के स्थायी सुधार और नीतियों के जरिए दुनिया विकास की राह पर तेजी से अग्रसर है। इसके लिए मैं भारत की प्रशंसा करता हूं। हमारी दुनिया को इसी तरह के प्रेरक नेतृत्व की आवश्यकता है।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की आज भारत जर्मनी संसदीय मैत्री समूह प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात हुई। बैठक में यूरोप की स्थिति, हिंद प्रशांत और भारत की G20 अध्यक्षता पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर की आज थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री डॉन प्रमुदविनई से बैठक हुई। बैठक में भारत थाईलैंड द्विपक्षीय संबंधों और म्यांमार की स्थिति पर चर्चा हुई। नेपाल के चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि हिमालयी राष्ट्र में 9 मार्च को राष्ट्रपति चुनाव होंगे, 17 मार्च को उपराष्ट्रपति चुनाव होंगे। चुनाव आयुक्तों की बैठक में सोमवार को ये फैसला किया गया। नेपाल की मौजूदा राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी का कार्यकाल मार्च में खत्म हो रहा है। उनके कार्यकाल की समाप्ति से 1 महीने पहले राष्ट्रपति चुनाव की परंपरा है। देश में अभी हाल ही में आम चुनाव हुए हैं। पुष्प कमल दहल नए प्रधानमंत्री बने हैं। पाकिस्तान के एक मस्जिद में जोरदार बम धमाका हुआ है। पेशावर की पुलिस लाइंस इलाके में सोमवार दोपहर को एक मस्जिद में विस्फोट होने की सूचना मिली। इलाके में तेज धमाके की आवाज सुनी गई। जानकारी के मुताबिक इस धमाके से भारी नुकसान की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाके में 34 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 150 लोग घायल हो गए हैं। मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक बम धमाके से मस्जिद की छत गिर गई है। बताया जा रहा है कि हमलावर ने नमाज के दौरान खुद को उड़ा लिया। इस बीच एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि धमाका इतना जोरदार था कि इमारत का एक हिस्सा ढह गया है और इसके नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका है। कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। धमाके के बाद इलाके में आपात स्थिति लागू कर दी गई है। फिलहाल पाकिस्तानी आर्मी ने इलाके की घेराबंदी की है। बताया जा रहा है कि जहां पर धमाका हुआ है उसके करीब ही आर्मी यूनिट का दफ्तर भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेशावर में मस्जिद में धमाके की आवाज 2 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। पेशावर पुलिस लाइंस में मौजूद लोगों ने बताया कि विस्फोट के बाद आसमान में धूल और धुएं का गुबार छा गया। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक आत्मघाती हमलावर मस्जिद में नमाज के दौरान सबसे आगे की लाइन में मौजूद था और फिर उसने खुद को उड़ा लिया। दक्षिण अफ्रीका के ईस्टर्न कैप के बेरा इलाके में बंदूकधारियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर 8 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हमले में 3 लोग घायल भी हुए। बताया जा रहा है कि सभी लोग पार्टी करने के लिए इकट्ठा हुए थे। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस ने हमले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा कि अपराधियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने पीड़ितों का नाम उजागर नहीं किया, लेकिन इस हमले में जन्मदिन मनाने वाले व्यक्ति की भी मौत हो गई। ईरान में पिछले 24 घंटे के अंदर दूसरा बड़ा हमला हुआ है। ईरान के ट्रकों के काफिले पर एयर स्ट्राइक की गई है और इस बार सीरिया इराक बॉर्डर पर ट्रकों के काफिले को निशाना बनाकर हमला किया गया है। जानकारी के मुताबिक ईरान के 6 ट्रकों पर प्लेन से बम गिराए गए हैं। इससे पहले रविवार को ईरान के इस्फहान शहर में सैन्य ठिकाने पर ड्रोन अटैक हुआ था। सीरिया और दूसरे अरब मीडिया के मुताबिक अज्ञात प्लेन ने सीरिया इराक बॉर्डर पर काइम क्रॉसिंग के पास ईरानी ट्रकों के एक काफिले पर हमला किया। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने अंदेशा जताया है कि स्टॉकहोम के साथ बढ़ते तनाव के बीच अंकारा स्वीडन से पहले फिनलैंड को नाटो में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दे सकता है। उन्होंने कहा कि अंकारा अपने पड़ोसी देश स्वीडन के बगैर ही फिनलैंड को नाटो में शामिल कर सकता है। राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा कि फिनलैंड को लेकर ऐसा निर्णय हो सकता है कि स्वीडन भी हैरान रह जाए। स्वीडन और फिनलैंड दोनों देशों ने रूस का यूक्रेन पर हमला करने के बाद नाटो में शामिल होने के लिए पिछले साल आवेदन किया था। नाटो में शामिल होने के लिए सभी सदस्य देशों की मंजूरी की जरूरत होती है। तुर्की ने स्टॉकहोम में एक विरोध के बाद पिछले हफ्ते स्वीडन और फिनलैंड के साथ नाटो वार्ता को निलंबित कर दिया था, जिसमें एक राजनेता ने कुरान की एक प्रति जला दी थी। समाचार एजेंसी रॉयटर के मुताबिक स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ
क्रिस्टोफरसन ने कहा कि उनका देश तुर्की के साथ नाटो वार्ता बहाल करना चाहता है। हालांकि तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा था कि इस संबंध में बातचीत को फिर से शुरू करने का कोई मतलब नहीं है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर बड़ा आरोप लगाया है। बोरिस जॉनसन ने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान पुतिन ने ब्रिटेन पर मिसाइल हमले की धमकी दी थी। उन्होंने खुलासा किया कि रूस ने यूक्रेन पर हमला करने से पहले उन्हें यूक्रेन का साथ देने के लिए मना किया था। जॉनसन ने कहा कि एक फोन कॉल के दौरान पुतिन ने मिसाइल हमले की धमकी दी थी। सोमवार को प्रसारित पुतिन वर्सेस द वेस्ट नामक बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री में पूर्व ब्रिटिश पीएम ने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन तुम पर एक मिसाइल गिराने में मुझे केवल 1 मिनट लगेगा। जॉनसन ने उस समय व्लादिमीर पुतिन को आगाह किया था कि यूक्रेन पर हमला करने की स्थिति में रूस बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। पश्चिमी देश रूस पर प्रतिबंध लगा देंगे और रूसी सीमा पर नाटो सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जॉनसन ने पुतिन को ये कहकर रूसी सैन्य कार्रवाई को रोकने की कोशिश की कि यूक्रेन निकट भविष्य के लिए नाटो में शामिल नहीं होगा। भारत में खेलों को नई ऊंचाई देने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत अब से कुछ देर में होने वाली है। कार्यक्रम का उद्घाटन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक रंगारंग कार्यक्रम के दौरान होगा। ये खेल आयोजन मध्य प्रदेश के 8 शहरों भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और खरगोन में होंगे। इस संस्करण में वाटर स्पोर्ट्स और तलवारबाजी को पहली बार शामिल किया गया है। 13 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में 27 खेलों में देश भर से 6000 से भी अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज मुरली विजय ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों को अलविदा कह दिया है। उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। विजय ने भारतीय टीम के लिए 2018 में आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। इसके बाद से वो टीम में जगह बनाने में लगातार नाकाम हो रहे थे। 38 वर्षीय मुरली विजय भारत के लिए तीनों फॉर्मेट खेल चुके हैं। उन्होंने 2008 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। उन्होंने टीम इंडिया के लिए कुल 61 टेस्ट मैचों की 105 पारियों में 38.28 की औसत से 3982 रन बनाए हैं। इसमें उनके बल्ले से 12 शतक और 15 अर्धशतक निकले हैं। इसके अलावा उन्होंने 17 वनडे मैचों की 16 पारियों में 339 रन बनाए हैं। वहीं 9 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भी उन्होंने रन बनाए। भारतीय हॉकी टीम के कोच ग्राहम रीड ने इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में ओडिशा में हुए हॉकी विश्व कप में टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन के बाद रीड ने अपने पद से हटने का फैसला लिया। उनके अलावा एनालिटिकल कोच ग्रेग क्लार्क और साइंटिफिक एडवाइजर मिशेल डेविड पेम्बर्टन ने भी इस्तीफा दे दिया। रीड के कोच रहते टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम ओडिशा में हुए विश्व कप में क्वार्टर फाइनल में जगह नहीं बना सकी और 9वें स्थान पर रही। हॉकी इंडिया द्वारा जारी बयान के अनुसार रीड ने हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की को विश्व कप खत्म होने के एक दिन बाद इस्तीफा सौंपा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और उसके आसपास के इलाकों में आज सुबह ताज़ा बर्फबारी हुई। इस बर्फबारी से पूरी घाटी बर्फ की सफ़ेद चादर में लिपट गई। घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी ने ठंड को बढ़ा दिया है, लेकिन लोग हिमपात का आनंद उठा रहे हैं। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।